नमस्कार विद्यार्थियों, पॉलिटिकल साइंस क्लासेज में आपका पुनः स्वागत है। और संविधान और संविधानवाद विधि के शासन का एक पूरा जो एक इकाई है उसका अध्ययन हम लोग कर रहे हैं। और आज का जो प्रकरण तैयार किया है वो क्या है, संविधानवाद की अवधारणाएं। इससे पहले के जो व्याख्यान हैं उसमें हमने संविधानवाद की अवधारणा, संविधानवाद का अर्थ, उसकी परिभाषाएं, फिर अगले वाले जो व्याख्यान था उसमें हमने संविधानवाद की विशेषताओं को पढ़ा था। और आज इस पूरे संविधानवाद से जो हमारा अंतिम लेक्चर है, जो अंतिम व्याख्यान है, उसका प्रकरण है संविधानवाद की अवधारणाएं। देखिए, मोटे तौर पर पाश्चात्य जगत में और पश्चिमी जगत में संविधानवाद का जो आधार शुरू हुआ था, उसके पश्चात जो पाश्चात्य दार्शनिक हैं, पाश्चात्य राजनीतिक चिंतक हैं, उनका ये मानना है कि संविधानवाद की जो अवधारणा है वो केवल एक ही अवधारणा है, उसकी विभिन्न अवधारणाएं नहीं है, अलग अलग अवधारणाएं नहीं है, बल्कि संविधानवाद की जो वास्तविक अवधारणा है वो उदार लोकतंत्र की अवधारणा है। अर्थात जहाँ पे उदार लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था है वहीं पे संविधानवाद है, वहीं पे कार्य कर सकता है, और उदार लोकतंत्र ही संविधानवाद की आधारशिला रख सकता है, उनका ये मानना है। ऐसे विचारकों में अगर हम पिनोक और स्मिथ की मैं बात कर लूँ तो पिनोक और स्मिथ, उनका ये मानना है कि पाश्चात्य जो संविधानवाद की अवधारणा है वही वास्तविक संविधानवाद की अवधारणा है, इसके अलावा और कोई संविधानवाद की अवधारणा नहीं है। लेकिन फिर भी हम पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट होने के नाते हमें ये देखना है कि पूरी दुनिया का जो संविधानवाद है, जहाँ पे अलग अलग देशों में अलग अलग संविधान हैं और वहाँ पे अलग अलग तरह से सीमित सरकारें हैं वो कार्य कर रही हैं, वहाँ पे संविधानवाद की भावनाएं हैं, आदर्श हैं, वो कार्य कर रहे हैं। तो मोटे तौर पर अगर हम कहेंगे तो पिनोक और स्मिथ की वो बात बिल्कुल सत्य है कि उदार लोकतंत्र के अंतर्गत ही संविधानवाद है वो ठीक से कार्य कर सकता है। लेकिन फिर भी हम संविधानवाद की अवधारणाओं को 3 भागों में या 3 जगह या 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। और तीनों जो संविधानवाद की अवधारणाएं हैं वो मैंने आपके सामने बोर्ड पे नोट करी हैं। सबसे पहले जो अवधारणा है वह है उदार लोकतंत्रों की अवधारणा, अर्थात जहाँ पे उदार लिबरल डेमोक्रेसी जहाँ पे है वो अवधारणा। तो उदार लोकतंत्रों में जो संविधानवाद की अवधारणा है वो किस स्तर तक पहुंची है, किस तरह से कार्य कर रही है, और क्या मान्यताएं हैं और क्या उसका मूल्यांकन हो सकता है, वो हम आज के इस लेक्चर में करने का प्रयास करेंगे। तो उदार लोकतंत्रों की जो अवधारणा है संविधानवाद की, इसी को सभी विद्वान और पाश्चात्य विद्वान पाश्चात्य संविधानवाद भी बोलते हैं इसको, क्योंकि पाश्चात्य जगत में, यूरोपीय देशों में, यूरोप अमेरिका में ये इस तरह की जो अवधारणा है वो कार्य कर रही है, तो उसको पाश्चात्य अवधारणा भी बोलते हैं। और इसको दूसरे शब्दों में वो बोलते हैं, अपने शब्दों में, वास्तविक अवधारणा। कि संविधानवाद की जो अवधारणा है वो वास्तविक अवधारणा है, वो केवल उदार लोकतंत्रों की है। जो साम्यवादी और विकासशील लोकतंत्रों की अवधारणा है वो अपने आप में छद्म अवधारणा है। तो हमें ये देखना है कि उदार लोकतंत्रों की जो अवधारणा है उसमें उसके आधार क्या हैं, किस तरह से वो कार्य करती है। तो उदार लोकतंत्रों की जो अवधारणा है या पाश्चात्य संविधानवाद की जो अवधारणा है, इसमें एक चीज समझ लें आप कि इसमें एक साधन और एक साध्य। उदार लोकतंत्रों की अवधारणा में देखो, जो साध्य है ना, साध्य वो तो है नागरिक स्वतंत्रता, नागरिक स्वतंत्रता। और अगर मैं बात कर लूं साधन की उदार लोकतंत्रों में, तो साधन जो है वो है सीमित सरकार, सीमित सरकार। अगर एक ही लाइन में पाश्चात्य संविधानवाद या उदार लोकतंत्र की जो संविधानवाद की या वास्तविक संविधानवाद की जो अवधारणा है, उसको हम ये कह सकते हैं कि इस अवधारणा का जो मूल बिंदु है या मूल केंद्र बिंदु है वो है इस अवधारणा का, या पश्चिमी उदार लोकतंत्रों में जो साध्य है, यानी संविधानवाद का साध्य, संविधानवाद के माध्यम से वो लोग क्या प्राप्त करना चाहते हैं, साध्य है नागरिक स्वतंत्रता, और साधन है वो सीमित सरकार। यानी सीमित सरकार का प्रयोग करते हुए, सीमित शासन का प्रयोग करते हुए वे लोग, या इस तरह के संविधानों में नागरिक स्वतंत्रताओं को सुरक्षित रखने का कार्य किया जाता है। लेकिन फिर भी हम क्या करेंगे, हम पढ़ेंगे कि उदार लोकतंत्रों में संविधानवाद कैसे काम करता है। तो उसके 2 मैंने कंपोनेंट्स आपको बताए हैं, बोर्ड पे लिखे हुए हैं। उदार लोकतंत्रों में जो संविधानवाद की अवधारणा है उसके 2 आधार हो सकते हैं, एक है दार्शनिक आधार और एक है संस्थात्मक आधार। तो मैं पहले दार्शनिक आधारों की बात कर रहा हूँ। आपके सामने मैंने लिखा है कि उदार लोकतंत्रों में जो संविधानवाद की अवधारणा, उसके कुछ दार्शनिक आधार हैं, फिलोसॉफिकल बेसिक हैं इसके, उन्हीं पर टिकी हुई है। तो जो दार्शनिक आधार हैं वो आधार क्या है, व्यक्ति की स्वतंत्रता, अर्थात संविधानवाद के माध्यम से वो व्यक्ति की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना चाहते हैं, राजनीतिक समानता की स्थापना करना चाहते हैं, सामाजिक व आर्थिक न्याय की स्थापना करना चाहते हैं, और लोक कल्याण की साधना, अर्थात लोक कल्याण के लिए ही वो संविधानवाद को अपनाना चाहते हैं। ये कुछ 4-5 दार्शनिक आधार हैं
जो उदार लोकतंत्रों में पाए जाते हैं। अर्थात उदार लोकतंत्रों में जो संविधानवाद की अवधारणा काम कर रही है उसके दार्शनिक जो आधार हैं, अर्थात किसके लिए मैं कह सकता हूं कि ये अगर दूसरी भाषा में बोलूं ना, मैंने बोला कि साध्य क्या है, नागरिक स्वतंत्रता, साधन क्या है, सीमित सरकार, तो मैं यहां पे ये बोल सकता हूं कि दार्शनिक आधार जो हैं, ये दार्शनिक आधार क्या है, ये साध्य हैं। अर्थात संविधानवाद के माध्यम से पश्चिमी लोकतंत्रों में, उदार लोकतंत्रों में क्या प्राप्त करने की क्या प्रयास हो रहा है, व्यक्ति की स्वतंत्रता, राजनीतिक समानता, सामाजिक व आर्थिक न्याय, लोक कल्याण की साधना, ये साध्य है इसका। और अगर मैं बात कर लूं साधन की, तो साधन है संस्थात्मक आधार। अर्थात उदार लोकतंत्रों में जो संस्थाएं हैं, देखिए आप, संस्थाएं कैसे काम करती हैं, राजनीतिक शक्ति व्यक्ति के स्थान पर संस्थाओं में केंद्रित की जाती है, ये इसका संस्थात्मक आधार है। संस्थात्मक आधार का मतलब है, ये तो दार्शनिक आधार है, और संस्थाओं के माध्यम से सीमित सरकार की स्थापना की जाएगी और सीमित सरकार के माध्यम से संविधानवाद के लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास किया जाएगा। तो संस्थात्मक आधार क्या है, राजनीतिक शक्ति व्यक्ति के स्थान पर संस्थाओं में केंद्रित की गई है, ये आप समझ लें इस बात को। अर्थात विभिन्न तरह की संस्थाओं का निर्माण हुआ है। व्यवस्थापिका भी एक संस्था है, कार्यपालिका, न्यायपालिका, निर्वाचन आयोग, या बहुत सारी और भी संस्थाएं हो सकती हैं। जो इन संस्थाओं में शक्ति निहित की गई है, व्यक्ति में शक्ति निहित नहीं की गई है। अगर हम भारत के संदर्भ में देख लें या ब्रिटिश के संदर्भ में देख लें, तो जो शक्तियां हैं वो ब्रिटिश क्राउन के पास हैं, ब्रिटिश कैबिनेट के पास हैं। किसी एक व्यक्ति के पास वो शक्ति नहीं है, न महारानी के पास शक्ति है, न प्रधानमंत्री के पास वो शक्ति है, बल्कि एक क्राउन जैसी संस्था के पास शक्ति है, एक कैबिनेट जैसी संस्था के पास शक्ति है। तो ये है इसका साधन। अर्थात दार्शनिक आधार तो क्या हो गया, साध्य है इसका, और संस्थाएं जो हैं वहां पे बनी हुई हैं उदार लोकतंत्रों में, वो संस्थाएं क्या हैं, साधन हैं। किसका साधन है, संविधानवाद की निहित मान्यताओं को प्राप्त करने का, नहीं इसके दार्शनिक आधारों को प्राप्त करने के लिए। तो यही अगर हम देखें ठीक से, तो उदार लोकतंत्रों की जो अवधारणा है वही संविधानवाद की वास्तविक अवधारणा है। लेकिन ये बात सही है कि पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया के मानचित्र में कहीं भी ऐसा नहीं है कि केवल और केवल उदार लोकतंत्र ही संविधानवाद के रूप में कार्य कर रहा है। हमें मोटे तौर पर पूरे ग्लोब में अगर हम देखेंगे तो 3 तरह की अवधारणाएं कमोबेश काम कर रही हैं। उसमें जो मोटे तौर पर काम कर रही है, जो अच्छी अवधारणा है या सुस्पष्ट अवधारणा है या संविधानवाद के बिल्कुल जो नजदीक की अवधारणा है, वो उदार लोकतंत्र की अवधारणा है, और इसको हम वास्तविक अवधारणा भी बोलते हैं। लेकिन इस अवधारणा के अलावा भी बहुत सारी संविधानवाद की अवधारणाएं हैं, वो बहुत सारे देशों में काम कर रही हैं। दूसरी जो अवधारणा है वो है साम्यवादी लोकतंत्रों की अवधारणा। कुछ ऐसे देश हैं जो अपने आप को साम्यवादी लोकतंत्र मानते हैं, चीन, रूस, ऐसे देशों के हम नाम ले सकते हैं। तो ये साम्यवादी लोकतंत्र की बात करते हैं, तो इनमें जो संविधानवाद की भावना है वो उदार लोकतंत्र की भावना के अलावा है। मोटे तौर पर साम्यवादी लोकतंत्र की जो संविधानवाद की अवधारणा है, वो साम्यवाद की जो अवधारणा है उनके बहुत नजदीक है। साम्यवाद की जो अवधारणा है उनकी बिल्कुल नजदीक है। तो साम्यवादी लोकतंत्रों की जो संविधानवाद की अवधारणा है, उसका एक की पॉइंट मैंने लिखा है यहाँ पे, और वो की पॉइंट ये है, आर्थिक शक्ति पर नियंत्रण स्वतः ही राजनीतिक शक्ति को नियंत्रित कर देते हैं। ये पूरी की पूरी जो अवधारणा है, इसका ये मानना है कि अगर आर्थिक शक्ति पर नियंत्रण स्वतः ही राजनीतिक शक्ति को नियंत्रित कर, आर्थिक शक्ति पर नियंत्रण स्थापित हो जाएगा तो राजनीतिक शक्ति अपने आप नियंत्रित हो जाएगी। ये इनकी की लाइन है। अर्थात ये लोग आर्थिक जो विषमताएं हैं उनको समाप्त करना चाहते हैं, और आर्थिक जो विकेंद्रीकरण है, आर्थिक जो संसाधन है वो एक जगह केंद्रित नहीं हो बल्कि विकेंद्रीकृत हो, वो ये इनका मूल ध्येय है। फिर भी साम्यवादी जो लोकतंत्र या साम्यवादी संविधानवाद की जो अवधारणाएं हैं साम्यवादी लोकतांत्रिक देशों में, उसमें 3 की पॉइंट हैं, 3 ऐसे बिंदु हैं जिनकी चर्चा करना मैं मुनासिब समझता हूं। और ऐसे 3 अवधारणाएं हैं, वो हैं, नंबर 1, आर्थिक शक्ति पर नियंत्रण स्वतः ही राजनीतिक शक्ति को नियंत्रित कर देता है। ये तो इनकी कीवर्ड हो गया, ये तो इनकी मूल भावना हो गई। दूसरा देखें आप, आर्थिक पहलू की सर्वोच्चता। इनके संविधान की अवधारणा में ये लोग आर्थिक पहलू को राजनीतिक पहलू से ऊपर रखते हैं, जबकि हमें देखना है कि उदार लोकतंत्रों में राजनीतिक जो पहलू है वो ऊपर रखा गया है। यहाँ पे ये लोग आर्थिक विकेंद्रीकरण की बात करते हैं, पूंजीवाद को नाश करने की बात करते हैं, पूंजीपतियों को नियंत्रित करने की बात करते हैं, और ये वो मानते हैं कि इस तरह से नियंत्रण स्थापित हो गया तो फिर राजनीतिक जो शक्ति है वो भी क्या होगी, केंद्रित नहीं रहेगी, उसका वो भी विकेंद्रीकृत हो जाएगी। तो आर्थिक पहलू की सर्वोच्चता इनका मुख्य मानना है कि वो सर्वोच्चता रहेगी। आर्थिक संपन्न वर्ग का प्रभुत्व, ये साम्यवाद की जो अवधारणा है इसमें ये स्वीकार करते हैं कि समाज में एक वर्ग है जो आर्थिक रूप से संपन्न है, मजबूत है, वो वर्ग है, वो वहाँ की संविधानवाद की अवधारणाओं को, निहित मान्यताओं को प्रभावित करता है। ठीक है, आर्थिक समानता की स्थापना करना चाहते हैं ये लोग, और
इसके लिए प्रयासरत भी हैं, लेकिन उनका ये मानना है कि नहीं, अभी तक आर्थिक समानता की स्थापना ठीक से नहीं हो पा रही है और हमारा संविधानवाद आर्थिक समानता की स्थापना करने के लिए कार्य कर रहा है। लेकिन ये मानते हैं कि अभी भी समाज में आर्थिक रूप से संपन्न एक वर्ग है और वो वर्ग उस संविधानवाद की जो निहित मान्यताएं उनको प्रभावित करता है, तो समाज में आर्थिक समानता की स्थापना करना अत्यावश्यक है। ये इनका दूसरा पहलू। तीसरा पहलू है राजनीतिक शक्ति का आर्थिक शक्ति के अधीन होना। ये मानते हैं कि जो राजनीतिक शक्ति है वो वर्तमान में क्या है, राजनीतिक शक्ति का आर्थिक शक्ति के अधीन होना। अर्थात ये मानते हैं कि जो पूंजीवाद है उसमें जो कल कारखानों के मालिक और बड़े बड़े उद्योगपति हैं वही सरकार को चलाते हैं, वही राजनीतिक शक्ति सरकार को प्रदान करते हैं। इनका मानना है कि राजनीतिक शक्ति है वो आर्थिक शक्ति के अधीन है, कहां पे, पूंजीवादी देशों में। लेकिन वास्तविक रूप से जो संविधानवाद होगा वो यह होगा कि राजनीतिक शक्ति है वो आर्थिक शक्ति के अधीन नहीं हो, आर्थिक विकेंद्रीकरण हो, अर्थात आर्थिक शक्ति पर नियंत्रण हो, आर्थिक जो वित्त है उसके केंद्रीकरण पर रोक लगे, ताकि वहां पे संविधानवाद की निहित मान्यताएं काम कर सकें। तो साम्यवादी लोकतंत्र की जो अवधारणा है वो साम्यवाद की काफी नजदीक की अवधारणा है। और तीसरी और जो अंतिम अवधारणा है वो है विकासशील लोकतंत्रों की अवधारणा। तो विकासशील लोकतंत्रों का मतलब हो गया ऐसे लोकतंत्रात्मक शासन प्रणालियां या ऐसे लोकतंत्र जिनका उद्भव, जिनका प्रारंभ या जिनकी शुरुआत जो हुई है वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पश्चात हुई है। 1950 के बाद ऐसे देश स्वतंत्र बने हैं, उपनिवेशीकरण से उनको उपनिवेशों से राहत मिली है और नए नए लोकतंत्र की स्थापना हुई है। यहाँ पे लोकतंत्र वो संक्रमणकालीन दौर से गुजर रहा है, लोकतंत्र है वो ठीक से स्टेबल नहीं हो पाया, लेकिन लोकतंत्रात्मक शासन की लोग बात करते हैं। तो उन देशों में ऐसे देश हैं ये बेसिकली एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के वो देश हैं जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पश्चात स्वतंत्र हुए हैं और उपनिवेशवादी जो ताकतें हैं उनसे स्वतंत्र हुए हैं और यहाँ पे नया नया लोकतंत्र है उसकी स्थापना हुई है। तो नया लोकतंत्र है, भारत को भी हम इस कैटेगरी में रख सकते हैं क्योंकि भारत भी एक विकासशील देश है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पश्चात यहाँ पे लोकतंत्रात्मक शासन है उसकी जड़ें गहरी होनी शुरू हुई हैं और यहाँ पे संविधानवाद की जो मान्यताएं हैं वो मैं कह सकता हूँ कि एक विकास के दौर से गुजर रही हैं। तो विकासशील जो लोकतंत्रों की संविधानवाद की अवधारणा है उसमें तीन चीज़ों को हमें देखना है। एक तो संविधानवाद निर्माणावस्था में है वहाँ पे, क्योंकि लोकतंत्र भी वहाँ पे 50 साल पुराना हुआ है, लोकतंत्रात्मक शासन 50 साल पुराना ही हुआ है। तो लोकतंत्र की जड़ें इतनी गहरी नहीं हैं जितनी उदार लोकतंत्रों में होती हैं। तो लोकतंत्र की जब जड़ें गहरी नहीं हैं तो फिर लोकतंत्रात्मक शासन का जो भाव है और वास्तव में जो नागरिक स्वतंत्रताएं हैं वो इतनी नहीं हैं जितनी उदार लोकतंत्रों में हैं। तो वहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि संविधानवाद की जो विकासशील देशों की अवधारणा है उसमें संविधानवाद निर्माणावस्था में है, अर्थात वहाँ पे सीमित शासन को सीमित करने का। मैंने पहले वाले लेक्चर में आपको समझाया था कि शासन की जितनी शक्तियाँ 1950 में थी आज की सरकार के पास उतनी नहीं है, क्योंकि शासन सीमित हुआ है, नागरिक स्वतंत्रता में वृद्धि हुई है और नागरिक स्वतंत्रता में जब वृद्धि होती है तो राज्य की जो शक्तियाँ या सरकार की शक्तियाँ उनमें कमी अपने आप आती है। दूसरा, संविधानवाद प्रवाह के दौर में है। वहाँ पे प्रवाह का मतलब है बह रहा है, प्रवाह शब्द यहाँ पे हिंदी से रिलेटेड, प्रवाह का मतलब बह रहा है, मतलब चल रहा है वहाँ पे। ऐसा नहीं है कि संविधानवाद का विकास नहीं हो रहा है, विकास हो रहा है, विकास होने का प्रयास किया जा रहा है वहाँ पे। तो निर्माणावस्था में है और प्रवाह के दौर से गुजर रहा है। और तीसरा है दिशा रहित चरण में है, किस दिशा में जाएगा वहाँ का संविधानवाद ये तय करना, मतलब सुनिश्चित करना बड़ा मुश्किल कार्य है, क्योंकि अलग अलग देशों में लोकतंत्रात्मक जो शासन है उसकी जड़ें हैं वो अलग अलग तरह से बिखरी हुई हैं। कुछ देशों में लोकतंत्र है वो केवल इतना संक्रमणकालीन है कि वहाँ पे कभी साम्यवादी शासन, कभी लोकतंत्र, कभी तानाशाही, कभी सैनिक शासन। तो इस तरह से सब देशों में क्या है, अलग अलग है। हम ये कह सकते हैं कि दिशा रहित चरण में है, वहाँ पे वो दिशाएं तय नहीं कर पा रहे हैं अभी तक कि वास्तव में हमारा जो संविधानवाद है इसका वास्तविक उद्देश्य है वो क्या है। तो ये तीन तरह की जो अवधारणाएं हैं वो संविधानवाद की हैं जो पॉलिटिकल साइंस में हमें पढ़नी है, तैयार करना है। मैं समझता हूँ कि संविधानवाद की जो तीन अवधारणाएं हैं अलग अलग, वो मैं आपको समझाने में सफल रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।